जब से उसे ये पता चला था कि कनक किसी और को चाहती है, उसका दिल टूट गया था। एक पल भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। जब जब उसे कनक का चेहरा नजर आता, उसके दिल में फिर से तकलीफ होने लगती। इसलिए ही वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया जब उसने अपने पास नील और विक्रम को देखा। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ सोए नहीं अभी तक? भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, विक्रम ने बिना कोई देरी किए कहा। बोलो, आदित्य ने सामने देखते हुए कहा। भाई, वो दरअसल विक्रम जितनी भी हिम्मत जुटाकर आया था वो कम पड़ गई आदित्य के सामने। वो चाहकर भी अपने बड़े भाई से सवाल नहीं कर पाया। ये पूछना चाहता है कि आप कनक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, या फिर यूं कहें उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। नील ने जब विक्रम को गड़बड़ाते देखा तो खुद ही पूछ लिया। आदित्य हैरान हो गया। उसे नील और विक्रम से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने उन्हें एक पल को देखा, फिर सामने देखकर कहा, मैं उसे क्यों इग्नोर करूँगा? मुझे उससे क्या लेना देना? शायद हम सब वजह जानते हैं। तू ऐसे तब से है जब से तुझे पता चला है कि कनक किसी और से प्यार करती है। तब से तू ऐसे परेशान है और कनक को भी परेशान कर रहा है। नील ने आदित्य के चेहरे को पढ़ते हुए कहा, वो किसी से प्यार करे या ना करे, मैं क्यों परेशान रहने लगा उसकी वजह से? आदित्य ने लापरवाही से कहा, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं भाई, इस बार विक्रम ने कहा। आदित्य चौंक उठा तो विक्रम ने आगे कहा, आप कितना भी छुपा लो भाई, लेकिन मैं भी आपका ही भाई हूँ। आपकी नज़रों को पढ़ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ आप उसको पसंद करते हो। आदित्य ने नज़रें फिर से सामने कर ली और बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। विक्रम ने बेचारगी से नील की तरफ देखा तो नील ने उसे इशारे से परेशान ना होने के लिए कहा। फिर आदित्य से बोला, देख यार आदि, बात ना करने से ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। हम जानते हैं कि तू इस समय बहुत परेशान है। कम से कम हमसे शेयर तो कर अपनी फीलिंग्स को, कुछ नहीं बचा है बात करने को। वो किसी और से प्यार करती है, तुम दोनों भी इस बात को यहीं ख़त्म करो। मैं नहीं चाहता कि किसी और को ये इस बारे में कुछ भी पता चले, और कनक को कोई भी परेशानी हो। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि वो शख्स जिससे कनक प्यार करती है वो कौन है, कैसा है, कनक के प्यार के लायक है भी या नहीं? अंजलि ने उनकी तरफ आते हुए कहा तो तीनों हैरान रह गए। हाँ यार, तू कनक की खुशी के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कनक के लायक नहीं हुआ तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नील ने कहा, तुम जानती हो उस लड़के को जिससे वो प्यार करती है? आदित्य ने अंजलि से पूछा। बहुत अच्छी तरह से भाई, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें, अंजलि ने कहा। कैसा दिखता है, क्या करता है? आदित्य ने जानना चाहा। वो बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग, एक जानी मानी हस्ती है। अंजलि ने अभी भी आदित्य को नाम नहीं बताया। तुम यहाँ उसकी तारीफों के पुल बांधने आई हो मेरे सामने? आदित्य चिढ़कर बोला। पहली बार किसी को खुद की तारीफ से ही चिढ़ते और जलते हुए देख रहा हूँ। नील ने विक्रम से धीरे से कहा, पता है भाई, कनक और उनकी जोड़ी ना बेस्ट है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस अभी ये नहीं पता कि वो भी कनक से प्यार करते हैं या नहीं। अंजलि ने दिल ही दिल में आदित्य की हालत का मज़ा लेते हुए कहा, तो यहाँ मेरे सामने बैठकर उसकी तारीफ करने के बजाय तुम उससे ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? तुम्हें भी सच का पता चल जाएगा, आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। आदित्य शॉक्ड सा रह गया जब अंजलि ने कहा, उसी से तो जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं। क्या बोला अभी तुमने? आदित्य ने कंफर्म करना चाहा तो नील ने हंसते हुए कहा, बेसिकली ये कहना चाहती है कि वो इंसान कोई और नहीं तो खुद है, जिससे कनक प्यार करती है और जिसकी तारीफों से आप इतनी देर से चिढ़ रहे थे। विक्रम ने भी मज़े लेते हुए कहा, लेकिन वो मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? आदित्य को अब भी अंजलि की बातों पर यकीन नहीं था। कनक आपसे आज या कल से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से प्यार करती है भाई। तब से जब से वो आपसे पहली बार मिली थी, अंजलि ने सच्चाई बता दी। आदित्य के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो खुशी से झूम उठा ये जानकर कि उसका प्यार एक तरफा नहीं था। नील, अंजलि और विक्रम भी उसे खुश देखकर बहुत खुश थे। आदित्य ने उन लोगों से कनक को ये बताने से मना कर दिया कि उसे सच का पता चल चुका है। वो रितिका की शादी के बाद कनक को बाकायदा शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। सगाई के एक दिन बाद सबको शादी के लिए ज्वेलरी और कपड़े खरीदने जाना था। घर के सभी बड़े पहले ही चले गए थे। विक्रम देव के साथ बाइक से जाने वाला था। आदित्य की कार में आरोही कनक, नील और अंजलि थे। नील ड्राइविंग सीट पर और आदित्य पैसेंजर सीट पर बैठे, और तीनों लड़कियां पीछे। नील ने मिरर को ऐसे सेट किया कि पीछे बैठी अंजलि उसे दिख सके और गाना चला दिया। जितनी दफ़ा देखूं तुझे धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, हद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम।
आज पहली बार मुझे तेरी पसंद के गाने समझ आ रहे हैं, नील ने पीछे बैठी अंजलि को देखते हुए कहा। आज पहली बार दिमाग पर जमी धूल थोड़ी साफ हुई होगी, अंजलि ने नील की बात पर बड़बड़ाते हुए कहा तो कनक को हंसी आ गई। आदित्य ने साइड मिरर से देखा, येलो कलर के सूट में खिलखिलाती हुई कनक पर उसकी नज़र थम गई। येलो कलर में उसका गोरा रंग सोने सा चमक रहा था और गालों पर झूलती बालों की आवारा लट आज आदित्य के दिल को बेईमान कर रही थी। सभी बातें करते हुए मॉल पहुंच गए। सारी लेडीज़ ने अपनी अपनी ज्वेलरी पसंद कर ली और वो लोग बाकी की शॉपिंग के लिए चले गए। बस अंजलि और रितिका को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो उदय और नील ज्वेलरी चूज़ करने में उनकी हेल्प करवा रहे थे। विक्रम ने वंदना को एक नज़र देखा और फिर कनक को एक रिंग दिखाते हुए कहा, कनक ये रिंग कैसी है गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। कनक ने रिंग को देखा। रिंग में एक बड़ा सा ब्लू डायमंड और उसके आसपास छोटे छोटे वाइट डायमंड लगे हुए थे। रिंग बहुत खूबसूरत थी, तो कनक ने कहा अच्छी है भाई, तो पैक करवा लूँ उसे। विक्रम ने कहा। कनक ने कहा भाई अगर आप किसी लड़की को रिंग देकर प्रपोज करेंगे तो वो रिंग उस लड़की के लिए बहुत ही खास होगी और कोई भी लड़की इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहेगी। लेकिन हमें लगता है कि इतनी बड़ी रिंग को वो हर रोज़ पहनने में कंफर्टेबल नहीं फील करेगी। तो फिर तुम्हारे हिसाब से कैसी रिंग लेनी चाहिए मुझे, विक्रम ने पूछा। तो कनक ने एक दूसरी रिंग उठाकर विक्रम को दी। सिंपल सी रिंग में 3 छोटे छोटे वाइट डायमंड मिलकर दिल का शेप बना रहे थे। रिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी। विक्रम ने रिंग हाथ में ली और वंदना की तरफ आंखों से इशारा करके पूछा, तो उसने शर्माते हुए अपनी सहमति दे दी। कनक को मिलती इंपॉर्टेंस से जलकर आरोही ने कनक से कहा, तुम मिडिल क्लास लड़कियों में यही प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में कमी निकालते हो। एक्चुअली तुम लोगों को यूनिक और एक्सपेंसिव चीज़ों की समझ ही नहीं होती है ना। हमने भाई के पूछने पर उनको सिर्फ अपनी पसंद बताई है, लेना या ना लेना उन पर डिपेंड करता है। कनक ने आरोही से मुस्कुराते हुए कहा। तो आरोही ने मुंह बना लिया और विक्रम से बोली, विक्रम पहली वाली रिंग ज़्यादा यूनिक है, एक्सपेंसिव रिंग लोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आदित्य और बाकी सब आरोही का तमाशा देख रहे थे। आदित्य ने आरोही को कुछ कहना चाहा, तभी वहाँ के मैनेजर ने आरोही से कहा, नो मैम आप गलत हैं, दूसरी वाली रिंग पहली वाली रिंग से एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये रिंग खास तरीके से कस्टमाइज़ की गई है। इसमें लगे तीनों डायमंड भी यूनिक और रियल हैं। मैनेजर की बात पर आरोही का मुंह बन गया। अंजलि ने धीरे से कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आसपास बैठे होने की वजह से सभी को उसकी बात सुनाई दे गई। सब इधर उधर देखकर हंसने लगे और आरोही अंजलि को घूरने लगी। आदित्य कनक की पसंद की हुई रिंग को देख रहा था। अंजलि और रितिका ने भी फाइनली अपनी ज्वेलरी पसंद कर ली। आदित्य ने मैनेजर से बिल बनवाने को बोल दिया। वहाँ का एक स्टाफ सबके लिए चाय लेकर आया। सब चाय पीने लगे। कनक ने चाय लेने से मना कर दिया तो वो चाय लेकर वापस जाने को हुआ, लेकिन कनक के चेयर से टकरा गया। चाय कनक पर गिरती उससे पहले पास बैठे आदित्य ने कनक को अपनी तरफ खींच लिया। कनक उसकी गोद में जा गिरी। उसने आदित्य की कॉलर में डरकर अपना मुंह छिपा लिया। उसके होंठ आदि के नेक से टच हुए तो आदित्य के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। बाकी सब भी डरकर खड़े हो गए। मैनेजर ने स्टाफ को डांटा तो वो सॉरी बोलने लगा। आदित्य ने उससे कहा, इट्स ओके, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जानबूझकर नहीं किया, आप जाइए। वो आदमी चला गया तो आदित्य ने अपनी गोद में पड़ी हुई कनक के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर पूछा, तुम ठीक हो? कनक ने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभाला और हाँ में सर हिला दिया। अंजलि ने कनक का हाथ पकड़कर उसे उठाया और वापस से चेयर पर बैठा दिया। मैनेजर ने आदित्य से पूछा, सर मैडम ठीक है ना? आदित्य ने हाँ बोला तो उसने कनक की तरफ इशारा करके आदित्य से चापलूसी करते हुए कहा, सर आपने तो कुछ लिया ही नहीं अपनी वाइफ के लिए। आदित्य और कनक दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी हालत पर अंजलि और विक्रम मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। भाभी जी लगता है बहुत प्यार करते हैं सर आपसे, मैनेजर ने इस बार कनक से कहा। कनक उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, लेकिन अपने लिए आदित्य की पत्नी होने का संबोधन उसे बहुत अच्छा लगा था। आदित्य ने भी दिल ही दिल में मैनेजर की बात का जवाब दे दिया था। प्यार तो वाकई बहुत करता हूँ मैं इनसे। आरोही को मैनेजर की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने मैनेजर से कहा, आपको गलतफहमी हुई है ये दोनों। लेकिन विक्रम ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। आदित्य भी उठ खड़ा हुआ और मैनेजर से हाथ मिलाकर बाहर निकल आया। उसने अपने साथ चलते नील को कुछ इशारा किया तो नील वापस से अंदर चला गया। पीछे अंजलि ने कनक के साथ चलते हुए धीरे से कहा, मैनेजर ने तो तुम्हारा प्रमोशन ही कर दिया भाभी जी। कनक ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मैनेजर के शब्द उसके दिल में गुदगुदी कर रहे थे। सबके बैठने पर उसने गाड़ी को घर की तरफ मोड़ लिया।
कुछ दूर जाने पर अंजलि ने गाड़ी रोकने को कहा तो आदित्य ने कहा, क्या हुआ? अंजलि ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा, भाई पानी पूरी का ठेला, मुझे ना पानी पूरी खानी है। आपको पता है पानी पूरी कनक की भी फेवरेट है। नील ने बच्चों जैसी जिद करती अंजलि को देखा। उसे अंजलि पर टूटकर प्यार आया। यहाँ इस जगह से पानी पूरी खानी है तुम्हें? आदित्य कुछ कंफ्यूज सा था। अंजलि ने हाँ कहा तो आरोही ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, मैं तो ऐसी जगह पर कभी कुछ ना खाऊं। अंजलि, क्या हो गया है तुम्हारी पसंद को? हम किसी रेस्टोरेंट में भी तो खा सकते हैं ना। पानी पूरी एक स्ट्रीट फूड है, इसका असली मज़ा भी स्टॉल पर खाने में ही आता है। और अगर हर कोई होटल्स और रेस्टोरेंट में खाने लगे तो इन लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, जो दिन भर धूप में खड़े रहकर काम करते हैं, जिससे शाम को उनको और उनके बच्चों को भरपेट खाना मिलता है। कनक ने आरोही को समझाने की कोशिश की। क्या बात है बॉस, हैट्स ऑफ यू। नील ने कनक को सैल्यूट करते हुए कहा, आदि बोलो ना इन्हें, ऐसे रोड साइड से कुछ खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आरोही ने आदित्य को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हुए कहा। आदित्य ने मिरर से कनक और अंजलि को देखा। दोनों का मुंह लटक गया था। उसने गाड़ी आगे बढ़ाकर साइड में पार्क कर दी और दरवाज़ा खोलकर पानीपुरी के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे ही नील भी। अंजलि खुश हो गई। उसने कनक का हाथ पकड़ा और वो दोनों भी स्टॉल की तरफ चले आए। मजबूरी में आरोही को भी आना पड़ा। उसे आदित्य पर बहुत गुस्सा आया। अंजलि और कनक पानीपुरी खाने लगे। आरोही नील और आदित्य के साथ एक साइड में खड़ी हो गई। अंजलि और कनक को मज़े से खाता देखकर नील ने भी देखा देखी एक प्लेट बनवाई और आदित्य की तरफ बढ़ा दी। आदित्य ने जैसे ही एक पानी पूरी मुंह में रखी, उसे तेज़ खांसी आने लगी। कनक ने देखा तो पानी की बोतल लेकर आदित्य को पकड़ाई और उसकी पेट सहलाने लगी। पानी पीकर आदित्य को कुछ आराम मिला। उसने कनक को देखा तो कनक ने हड़बड़ाकर उसकी पीठ पर से अपना हाथ हटा लिया। उसने स्टॉल वाले से एक प्लेट मीठी पानीपुरी बनवाकर आदित्य की तरफ बढ़ाकर कहा, इससे मुंह की जलन शांत हो जाएगी। आदित्य ने एक पीस उठाकर मुंह में रख लिया। उसे सच में ठीक लगा। उसने कनक की तरफ देखा। तीखा खाने से कनक की भी आंखें और होंठ लाल हो गए थे। उसने नील से कुछ कहा तो नील आइसक्रीम कौन ले आया। आदित्य ने कनक और अंजलि को आइसक्रीम पकड़ाते हुए कहा, शायद तुम लोगों को भी अभी इसकी ज़रूरत है। सबने आइसक्रीम खाई और घर लौट आए। मलिक मैंशन। आरोही गुस्से में बहुत देर से चहलकदमी कर रही थी। सावित्री देवी जो बहुत देर से उसको देख रही थी, उन्होंने अब उसको टोकते हुए कहा, उस 2 टके की लड़की की वजह से तुम अपना खून क्यों जला रही हो? तो क्या करूं मैं नानी, वो लड़की हर बार मुझे मात दे देती है और आदित्य भी हमेशा मुझसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देता है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, आरोही ने गुस्से में कहा। सावित्री देवी ने उसको गले से लगा लिया और बोली, तू परेशान मत हो मेरी लाडो। कैसे परेशान ना हूँ मैं नानी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वह आदित्य को मुझसे हमेशा के लिए छीन लेगी। आरोही ने चीखते हुए कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा बेटा। मैं रितिका की शादी के बाद अनुराग जी से तेरे और आदित्य के रिश्ते के बारे में चर्चा करूंगी। इस घर की बहू तुम ही बनोगी। सावित्री देवी ने दृढ़ता से कहा। पूरा घर मेहमानों से भर गया था। ढेर सारे नौकर होने के बाद भी सभी घर वाले पर्सनली भी सबकी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे थे। कनक भी सबके साथ लगी हुई थी। अब तक लगभग सब लोग ही कनक के बारे में जान गए थे और अपने सरल और मिलनसार स्वभाव की वजह से सबको कनक भा गई थी। किसी को मेकअप करना हो या बालों का स्टाइल बनवाना हो, ड्रेस चूज़ करना हो या ज्वेलरी सेलेक्ट करनी हो या फिर खाने पीने की कोई फरमाइश हो, सब कनक को ही याद करते। मानसी बुआ के जेठ के बेटे आदर्श भैया और जया भाभी भी आए थे। साथ ही उनका 5 साल का बेटा आर्या भी। जया भाभी बहुत ही मजाकिया स्वभाव की थी और बेहद खुशमिजाज भी। कनक को आर्या बहुत प्यारा लगा था तो आर्या को भी कनक का साथ बहुत अच्छा लगता था। वो दिन भर कनक के साथ ही चिपका रहता और रात को भी उसी के पास सो जाता। फिर जया भाभी उसे उठाकर अपने साथ ले जाती। रात में डिनर करने के बाद ज़्यादातर मेहमान सोने चले गए। दीपिका जी आदित्य का वेट कर रही थी, इसलिए कनक, अंजलि, शीतल, मानसी बुआ और जया सब हॉल में उनके साथ ही बैठे बातों में लगे हुए थे। आर्या कनक की गोद में बैठा था और अपनी क्यूट बातों से सबको हंसा रहा था। उसने अचानक से कहा, मम्मा मेरे को भी कल बुआ के जैसे शादी करनी है। तू पहले अपनी पैंट बदलना तो सीख ले, फिर शादी कर लेना। जया भाभी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे तो आर्या को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। वो रोने लगा और बार बार शादी करने की जिद करने लगा। अच्छा बेटा आप चुप हो जाओ, हम करवाएंगे ना आपकी शादी। शीतल जी ने उसे चुप करवाते हुए कहा तो वो थोड़ा शांत हुआ और अगले ही पल पूछा, कब होगी मेरी शादी? जब आप आदि चाचू जितने बड़े होकर सिंघम बन जाएंगे तब। आपको पसंद है ना वो? जया भाभी ने उसको फिर से समझाते हुए कहा। आर्या सिंघम का बहुत बड़ा फैन था। उसे बड़े होकर सिंघम बनना था।
आदित्य की पर्सनालिटी और सिक्स पैक एब्स की वजह से वो उसको भी सिंघम ही बोलता था। वो जया भाभी की बात सुनकर खुश हो गया। मानसी बुआ ने पूछा, वैसे आपकी दुल्हन कौन होंगी आरू? परी दीदी, आर्या ने तपाक से कहा। कनक ने मुस्कुराकर उसके गाल चूम लिए तो आर्या ने भी उसे ढेर सारी किस्सियाँ दे दी। सब उन्हें ही देख रहे थे। तब तक अंजलि ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, आरू जब तक आप बड़े होंगे कनक की शादी किसी और से हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? आर्या फिर से सोच में डूब गया। तभी आदित्य ने घर में एंटर किया तो आर्या भागते हुए उसके पास चला गया। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया। आर्या ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, सिंघम मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प आरू? आदित्य ने भी उसके गाल चूमते हुए पूछा तो उसने कहा, आप ना परी दीदी से शादी कर लो। आदित्य चौंक गया। वो ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आर्या परी दीदी कनक को बोलता था। अच्छा वो क्यों? आदित्य ने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा तो आर्या ने अपने सर पर हाथ मारते हुए मासूमियत से कहा, अरे अभी मैं छोटा हूँ ना, तो परी दीदी से शादी नहीं कर सकता। अगर आप उनसे शादी कर लोगे तो कोई और उनसे शादी नहीं कर पाएगा। फिर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं उनसे शादी कर लूँगा। सब उसकी मासूम सी प्लानिंग पर हंसकर लोटपोट हो गए। आदित्य भी ज़ोर से हंस पड़ा। जब सबने उसे हंसते हुए देखा तो सबकी नज़रें उसकी तरफ थम गई। सब सालों बाद आदित्य को इस तरह खुलकर हंसते हुए देख रहे थे। वो हंसते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। कनक भी उसे एकटक देखे जा रही थी। दीपिका जी ने तो धीरे से आदित्य की नज़र भी उतार ली। जया भाभी ने कहा, आपकी हंसी कितनी प्यारी है देवर जी, आप हमेशा इसे छुपा कर क्यों रखते हैं? आदित्य ने जब उनकी बात सुनी तो थोड़ा गंभीर हो गया। आर्या ने हल्का सा गुस्सा करते हुए कहा, आप सब हंस क्यों रहे हो? बताओ ना, सिंघम आप परी दीदी से शादी करोगे ना? जया भाभी ने कनक की तरफ देखा और बोली, क्यों कनक, आप अभी के लिए मेरी देवरानी और बाद में बहू बनने को तैयार है ना? कनक शर्मा गई। आदित्य ने आर्या को लाकर जया भाभी को पकड़ा दिया और बोला, सोचकर बताता हूँ चैंप, वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। आदित्य ने यह कहते हुए एक नज़र कनक को देखा और वहाँ से चला गया। कनक उसकी बातों पर हैरान रह गई। अभी अभी क्या बोलकर गए हैं ये? दीपिका जी भी थोड़ा हैरान थी। जया भाभी ने कहा, मामी जी वो तो बस आपकी बहू लाने की बात करके गए हैं। मानसी बुआ ने कनक की तरफ देखकर दीपिका जी से कहा, भाभी आप अपने बेटे की बारात निकालने के लिए तैयार हो जाओ, लगता है बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है। मानसी बुआ को कनक बहुत पसंद थी और वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन ऋषभ को कोई और पसंद था, इसलिए उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। अब उनकी दिली इच्छा थी कि कनक आदित्य की दुल्हन बने, क्योंकि विक्रम ने तो कनक को अपनी राखी बहन बना लिया था। कनक सबके मजाक से बचने के लिए जल्दी से उठी और वहाँ से चली गई, लेकिन अपने पीछे उसे सबके ठहाकों की आवाज़ बहुत देर तक सुनाई दी। अगले दिन हल्दी थी। सबने येलो कलर के कपड़े पहने थे। अंजलि ने येलो क्रॉप टॉप विद ब्लाउज प्लाजो और आरोही ने येलो फ्रॉक पहनी थी। वहीं कनक ने लॉन्ग कुर्ती, घर की सारी औरतें ने येलो रंग की साड़ी, सभी जेंट्स ने भी येलो कलर का कुर्ता पाजामा पहना था। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद सब एक दूसरे को हल्दी लगाने लगे। अंजलि ने कनक के पीछे से आकर उसको ढेर सारी हल्दी लगाई और भाग गई। कनक ने भी हल्दी का बाउल उठा लिया और अंजलि को लगाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। सब उनकी इस भाग दौड़ को देखकर हंस रहे थे। अंजलि आदित्य के पीछे जाकर खड़ी हो गई और कनक को चिढ़ाने लगी, तो कनक ने मुंह बना लिया, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो आदित्य के पास जाकर अंजलि को हल्दी लगाए। तभी विक्रम ने उससे धीरे से कहा, भाई भी इंसान ही हैं, वैम्पायर नहीं जो तुझे खा जाएंगे, इसलिए अपने डर को साइड में रख और जाकर अंजलि को हल्दी लगा दे। कनक ने विक्रम के जाने के बाद फिर से अंजलि को देखा तो अंजलि ने कनक को चिढ़ाने वाले अंदाज में आई विंक कर दी। कनक के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अंजलि की तरफ बढ़ गई। अंजलि पहले तो हैरान रह गई, फिर आदित्य के पास से भी भाग चली। कनक भी तेजी से उस तरफ जाने को हुई, लेकिन फिसल गई। उसके हाथ में ली हल्दी ऊपर की ओर उछल गई। दरअसल सबके एक दूसरे पर हल्दी फेंकने की वजह से फर्श पर भी ढेर सारी हल्दी गिर गई थी। आदित्य कनक के पास ही था। उसने कनक को फिसलते देखा तो उसे थाम लिया, लेकिन कनक के हाथों से उछली हुई सारी हल्दी आदित्य के ऊपर गिर गई। वो कनक के ऊपर झुका हुआ था, इसलिए उसके ऊपर गिरी हुई हल्दी उसके चेहरे से होते हुए कनक के चेहरे पर गिरने लगी। किसी को हल्दी लगाने का नया स्टाइल आज पता चला मुझे, जया भाभी ने अपनी आदत अनुसार मजाक करते हुए कहा। आदित्य ने सुना तो कनक को जल्दी से सीधा खड़ा कर दिया, लेकिन जया भाभी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने फिर से आदित्य को छेड़ा, अब हल्दी तो लग ही गई है, लगे हाथों फेरे भी पड़वा ही दें। क्यों देवर जी? दीपिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अगर ये दोनों राजी हों तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? भाभी शीतल जी ने कहा। दीपिका जी ने अनिरुद्ध और अनुराग जी की तरफ देखा तो वे दोनों भी मुस्कुरा दिए। सबके मजाक से कनक और आदित्य दोनों ही झेप गए थे।
आदित्य वहां से जाने लगा लेकिन चलते चलते रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कनक का दुपट्टा उसकी घड़ी में फंस गया था। दुपट्टा पिनअप होने की वजह से कनक भी आदित्य के साथ ही खिंचकर चलने लगी थी। कनक को नर्वस देख आदित्य खुद ही जल्दी से दुपट्टा निकालने लगा। दोनों के लिए बहुत ही असहज वाली स्थिति हो गई थी। ये देखो भाई, ये दोनों तो अभी से फेरे लेने की प्रैक्टिस करने लगे, मानसी बुआ ने हंसते हुए कहा। इस बार सभी घरवाले और गेस्ट खुलकर हंस दिए। आदित्य ने दुपट्टा निकाल दिया और बिना रुके वहां से बाहर निकल गया। कनक भी तेज कदमों से अपने कमरे में भाग गई। बस दो लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। मेहंदी में सबने खूब धमाल किया। कनक ने भी अंजलि के साथ मिलकर मेहंदी है रचने वाली पर डांस किया। आदित्य आज के फंक्शन में शामिल नहीं हो पाया था। रात में वो वापस आया और अपने रूम में जाने लगा। जब उसकी नज़र ऊपर के कॉरिडोर में खड़ी कनक पर पड़ी। कनक पानी पीने की कोशिश कर रही थी लेकिन हाथों में मेहंदी लगी होने की वजह से वो गिलास उठा नहीं पा रही थी। आदित्य ने देखा तो पास ही टेबल पर रखे सामान में से एक स्टोन निकालकर उसके गिलास में डाल दिया। कनक ने नासमझी से उसे देखा तो उसने कनक को पानी पीने का इशारा किया। कनक ने उसे धीरे से थैंक यू बोला तो उसने कहा, इसमें थैंक यू जैसा क्या है, बस कॉमन सेंस ही तो है जिसका शायद तुम में अभाव है। कनक ने मुंह बना लिया तो वो वहाँ से चला गया। समझते क्या हैं अपने आप को खड़ूस सड़ू। कनक खुद से ही बात कर रही थी। किसकी इतनी तारीफ कर रही है तू, अंजलि ने आते हुए कहा तो कनक ने कहा, तुम्हारे भाई की। अब क्या कर दिया भाई ने, कोई भी बात सीधी तरीके से और प्यार से बोलने पर तो सरकार ने इन पर टैक्स लगा दिया है और टोंट मारने पर तो जैसे इन्होंने पीएचडी कर रखी हो। इस टैलेंट में तो सीरियल वाली वेब सास भी ना इनके आगे फेल हो जाएगी। कनक ने मुंह बनाकर कहा, ए बस कुछ भी मत बोल मेरे भाई को, वो सबसे बेस्ट हैं। अंजलि ने कहा तो कनक बोली, जानते हैं इसलिए तो उनसे प्यार हुआ है हमें। कनक की बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी। संगीत का फंक्शन चल रहा था। सब एक एक करके डांस के लिए जा रहे थे। आदित्य की नज़रें कनक को तलाश रही थी और वो थी कि हल्दी वाली घटना के बाद उसके सामने आने से बच रही थी। नील ने उसे इशारा किया तो उसने स्टेज की तरफ देखा तो देखता ही रहेगा। इंडो वेस्टर्न लहंगे में कनक वहाँ थी। कनक ने बहुत ही शानदार डांस किया। उसके डांस पर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। नील ने देखा तो कहा, ओए मुंह तो बंद कर ले, वरना ना जाने कितने मक्खी मच्छर को तो अपना शिकार बना लेगा। आदित्य ने झेंप कर नजरें दूसरी तरफ कर ली। नील ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कनक को देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मेरी सैलरी इतनी तो है ना, मैं इस ब्यूटीफुल की सारी डिमांड्स पूरी कर सकूं। इस बार आदित्य ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन एक बार फिर से उसकी नज़रें स्टेज पर ठहर गई क्योंकि इस बार स्टेज पर अंजलि थी। अंजलि ने भी बहुत ही अच्छा डांस किया। वंदना और विक्रम ने एक साथ तेरे संग यारा पर डांस करके महफिल लूट ली। सबके बार बार कहने पर आदित्य ने गाना गाया। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया। आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया रे, ओए रब्बा मैं तो मर गया, ओए सदाई मुझे कर गया कर गया। कनक ने स्टेज पर देखा। आदित्य की नज़रें उसकी तरफ ही थी। गाने के बोल और आदित्य का खुद को गहरी नज़रों से देखना कनक को बेचैन कर गया। आदित्य की नज़रों को सबने नोटिस किया। मलिक फैमिली का हर सदस्य खुशी से झूम उठा। फंक्शन के बाद अंजलि किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसका दुपट्टा हवा से सरक कर गिरने लगा तो किसी ने उसे पकड़कर वापस उसके कंधों पर रख दिया। अंजलि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो नील ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब बस तुम मत मुकरना। अंजलि को कुछ नहीं समझ आया तो नील ने कहा, अरे अपने आज के डांस में तुमने यही तो कहा था ना, आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूँ तुझे मेरी कसम। नील ने गुनगुनाया तो अंजलि वहाँ से जाने लगी। नील ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो अंजलि, मुझे घुमा फिरा कर बातें नहीं करनी आती, इसलिए साफ साफ कह रहा हूँ आई लाइक यू, या और भी क्लियरली कहूँ तो आई लव यू अंजलि। अंजलि हैरान रह गई। नील ने आगे कहा, तुम पहली लड़की हो अंजलि जिसे मैंने इतनी शिद्दत से नोटिस किया है। इन 4-5 दिनों में ही तुम नज़रों से उतरकर कब दिल में बस गई पता ही नहीं चला। देखो तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं यहाँ और 2 दिन हूँ। तुम तब तक सोच समझकर अपना डिसीजन बता देना, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। नील वहाँ से चला गया। अंजलि को अभी यकीन नहीं हुआ था कि किसी ने अभी उसको प्रपोज किया है। उसने खुद को ज़ोर से पिंच किया, तब जाकर उसे यकीन हुआ। कनक बाथरूम से बाहर आई तो उसे अंजलि किसी गहरी सोच में डूबी दिखाई दी। उसने पूछा तो अंजलि ने उसे सारी बात बता दी। कनक ने कहा, देखो अंजलि, जहाँ तक हम नील को जानते हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ, तुमसे लड़ते झगड़ते हैं, तुम्हें छेड़ते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन कभी हमें गलत नहीं लगी। फिर वो तुम्हारे भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर वो अच्छे इंसान नहीं होते
तो मिस्टर मलिक कभी भी उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करते और शायद तुम भी उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करती हो, तभी तुम इतना सोच रही हो, वरना तुमने उन्हें तुरंत मना कर दिया होता। क्योंकि जिस अंजलि को हम जानते हैं उसे फैसला लेने में इतना टाइम नहीं लगता। फिर भी हम चाहते हैं कि तुम खुद से अच्छी तरह सोच लो, फिर कोई डिसीजन लो। अंजलि को असमंजस की स्थिति में देखकर कनक ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और फिर आराम से सोचो कि तुम क्या चाहती हो। अंजलि लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। नील के साथ बीता हुआ हर लम्हा उसके दिमाग में चलने लगा। जब उसे नील का इजहार नजर आया तो उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कनक की नजरें अंजलि पर ही थी। उसे समझ आ गया कि अंजलि का क्या जवाब है। उसके चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ चुकी थी। अगले दिन शादी थी। सब जल्दी जल्दी तैयार होने में लगे हुए थे। आदित्य भी तैयार हो गया था, बस उसे पगड़ी नहीं बांधनी आती थी। वो बाहर आ गया और किसी को ढूंढने लगा जो उसकी मदद कर सके। वो इधर उधर देख ही रहा था जब किसी ने उसके हाथ से पगड़ी बनाने वाला कपड़ा ले लिया। आदित्य ने कनक को देखा तो देखता ही रह गया। हल्के पिंक कलर के लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी में कनक किसी अप्सरा सी लग रही थी। कनक ने उसे बैठने का इशारा किया। आदित्य सम्मोहन की स्थिति में बैठ गया। कनक ने पगड़ी बांध दी पर आदित्य अब भी उसमें ही खोया था। कनक के कई बार आवाज़ देने पर उसे होश आया। कहाँ खोए हैं आप? कनक ने पूछा तो आदित्य ने कहा, आप में। जी? कनक ने जी शब्द पर जोर डालते हुए कहा। रेशम सी लहराती जुल्फे, चंचल कजरारे नैन और ये गुलाब से खिलते होंठ, बस कत्ल ही बाकी है हमारा, वरना औजार तो पूरे लिए हैं। कनक उसके लफ्ज़ों पर हैरान थी। आदित्य ने उसके गालों पर झूलती लट को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। कनक की पलकें शर्म से झुक गई और गालों पर लाली आ गई। उसने अपनी भागती हुई धड़कनों को संभालने के लिए अपने लहंगे को मुट्ठी में ज़ोर से भींच लिया। आदित्य उसे अनकंफर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए कनक को एक बार जी भरकर देखने के बाद वहां से नीचे चला गया। थोड़ी देर में बारात आ गई। आज रितिका और उदय के साथ कुछ और जिंदगियां भी बदलने वाली थी। विक्रम ने वंदना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिसे वंदना ने भी मंजूरी दे दी थी। कनक के दिमाग में आदित्य की कही हुई बातें घूम रही थी। उसके चेहरे पर आज रोज से ज़्यादा चमक थी। दिल की खुशी की वजह से चेहरा भी जगमगा रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर में नजरें बचाकर आदित्य को देख लेती थी। आदित्य की नजरें भी कनक पर ही थी। उसने आज दिल ही दिल में कनक को हमेशा के लिए अपना बनाने का फैसला कर लिया था। दीपिका जी भी उन दोनों की आंख मिचौली देख रही थी। वो कनक के पास आई और कनक के कानों के पीछे काजल का टीका लगा दिया और बोली, भगवान आपको हर बुरी नज़र से बचाए, आपके चेहरे की रौनक यूं ही बनी रहे। कनक को उनकी बातें सुनकर आदित्य का तारीफ करना याद आया तो चेहरे पर फिर से शर्म की लाली छा गई। उसने दीपिका जी का हाथ थाम लिया। ये देखकर उदय की माँ ने कहा, आप दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा कि आप दोनों माँ बेटी नहीं हैं। बहुत प्यार है ना आपको कनक से? दीपिका जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, मैं वो माँ हूँ जो चाहती है कि मेरी ये बेटी कभी भी मेरे घर से ना जाए। इस चांद की रोशनी से हमारा घर हमेशा के लिए रोशन हो जाए। उनकी बात पर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। दीपिका जी ने कनक से पूछा, क्यों कनक, बनेंगी ना आप हमारे घर की रौनक, इस घर की लक्ष्मी, बनेंगी ना हमारे आदि की हमसफ़र? आदित्य ने चौंक कर दीपिका जी को देखा। कनक ने शर्माकर अपना सर झुका लिया था। दीपिका जी ने कनक का चेहरा प्यार से ऊपर उठाया तो कनक उनके गले लग गई। अब दीपिका जी ने आदित्य की तरफ देखकर पूछने वाले अंदाज में भौहें उचकाई तो आदित्य ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन फैली। मलिक मेंशन में कनक सबको पहले से ही पसंद थी। जब से सबको ये पता चला कि कनक हमेशा के लिए इस घर की बहू बनकर आने वाली है, सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शादी के दूसरे दिन सब डिनर कर रहे थे। आदित्य ने खाना खाने के बाद एक चम्मच खीर जैसे ही मुंह में रखी। शीतल जी ने कहा, आज खीर कनक ने बनाई है? हाँ भाई, जल्दी से टेस्ट करके बताइए ना कैसी बनी है। आदित्य ने एक नज़र कनक को देखा जिसने अपना सर अपनी प्लेट में झुका रखा था। फिर अंजलि से बोला, रक्षाबंधन वाली ज़्यादा टेस्टी बनाई थी मिस भारद्वाज ने। अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया और कनक को धक्का लग गया। अंजलि ने कनक की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। आपको पता था भाई, खीर उस दिन मैंने नहीं कनक ने बनाई थी? अंजलि ने पूछा। जहाँ तुम लोगों की सोच ख़त्म होती है मेरी वहीं से शुरू होती है बच्चा। वैसे भी जिसने कभी एक कप चाय भी ना बनाई हो वो अचानक से खीर कैसे बनाने लगी? आदित्य ने अंजलि के बालों को सहलाते हुए कहा। अंजलि और कनक का मुंह बन गया था और बाकी सब हंसने लगे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, इन्हें पता नहीं होगा कि कानून की नज़रों से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों भाई? आदित्य ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन रिसीव किया और उठकर बाहर चला गया।
थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। बेटे, हमने गुरुजी और कनक के घर वालों को बुला लिया है। वो लोग आकर एक अच्छे से मुहूर्त तय करेंगे सगाई के लिए, अनुराग जी ने आदित्य से कहा। किसकी सगाई? आदित्य ने लगभग चौंकते हुए पूछा। अनिरुद्ध जी ने कहा, आपकी और कनक की सगाई। आदित्य ने एक नज़र कनक और बाकी घर वालों को देखा जो बहुत ही उम्मीद से उसको देख रहे थे। उसने अपनी नज़रें हटाकर अनिरुद्ध जी पर कर ली और बड़ी ही गंभीरता से कहा, डैड, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से कल सुबह ही निकलना है। उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तब तक के लिए प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए। ठीक है बेटे, आप अपना काम कीजिए, तब तक हम सब तैयारी करते हैं। अनुराग जी बोले तो आदित्य ने सिर हिला दिया और फिर कनक की तरफ देखा जिसके चेहरे पर उदासी आ चुकी थी। उसने अपना सर झटका और अपने कमरे में चला गया। नील छत पर रेलिंग से लगकर खड़ा था। आज वो बहुत उदास था। उसे कल सुबह वापस जाना था, लेकिन अंजलि ने अब तक अपना जवाब नहीं दिया था। कुछ देर बाद अंजलि भी वहां आई और नील की तरह ही रेलिंग से सटकर खड़ी हो गई। अंजलि सामने देख रही थी। वो यहाँ नील को ढूंढती हुई आ तो गई थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे स्टार्ट करे। नील ने कुछ देर तक उसके बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन जब अंजलि की तरफ से खामोशी ही सुनने को मिली तो उसने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था। आज बहुत खुश नज़र आ रही हो। नील ने ही बात की शुरुआत की। बात ही खुशी की है। मेरे भाई की शादी होने वाली है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनने वाली है, अंजलि ने चहकते हुए कहा। नील ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशियों की चमक दिखाई पड़ रही थी। नील ने कुछ देर तक उसको अपनी आंखों में भरा, फिर कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ। क्यों? अंजलि ने पूछा तो नील ने कहा, मुझे कल निकलना है तो सारी पैकिंग करनी है। ओह, अंजलि ने कहा। नील को उसके इस रिएक्शन का बहुत बुरा लगा। वो नीचे जाने लगा, फिर पीछे मुड़कर बोला, अंजलि, मैंने उस दिन तुमसे जो कुछ भी कहा था तुम प्लीज़ उसे भूल जाना। तुम्हें अब जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अंजलि ने हैरान होते हुए कहा। नील ने एक गहरी सांस भरी और बोला, क्योंकि मुझे शायद तुम्हारा जवाब पता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। अंजलि ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और नील को लगभग घूरते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है? शायद तुम मेरे फ्लर्टिंग नेचर की वजह से मुझे गलत और बुरे करेक्टर का लड़का समझती हो, इसलिए। नील ने अपना अंदाज़ा बताया। अंजलि ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर नील खुराना, अगर मैं आपको गलत समझती और आपके करेक्टर पर मुझे ज़रा भी शक होता ना, तो मैं इतनी रात को आपके साथ अकेली इस छत पर नहीं खड़ी होती। और रही बात मेरे जवाब की, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर जब मैंने आपका जाने का सुना तो अच्छा नहीं लगा। तब समझ आया कि आपसे लड़ते झगड़ते पता नहीं कब मुझे आपसे प्यार हो गया। और रही बात आपको जवाब देने की, तो अगर आप मेरा चेहरा पढ़ते तो आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाता, पर नहीं, आपको तो कहानियाँ बनाने से ही फुर्सत नहीं है। अंजलि ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। फिर तुमने मेरे प्रपोज करने पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया? नील को अब भी यकीन नहीं था। उस दिन जब आपने अचानक से मुझे प्रपोज़ कर दिया, मुझे शौक सा लग गया था। मैं कितनी भी बोल्ड बन लूँ, हूँ तो एक लड़की ही। किसी भी लड़की के लिए ऐसे अचानक से इस तरह के फ़ैसले लेना आसान नहीं होता। वैसे भी आपको इस सब से क्या? आप जाइए, जाकर अपनी पैकिंग कीजिए। अंजलि वहाँ से नीचे जाने लगी तो नील ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अंजलि ने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे नील, आप रहिए अपने सोचे हुए मेरे जवाब के साथ, क्योंकि अब मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार। अंजलि की बात अधूरी रह गई। नील ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। अगले दिन सुबह ही आदित्य नील और देव के साथ चला गया। कनक उसे एक बार देखने के लालच में रात भर सोई ही नहीं थी, लेकिन आदित्य ने एक बार भी उसकी तरफ अपनी नज़र उठाकर देखना ज़रूरी नहीं समझा। कनक मन महसूस कर रह गई। रितिका और उदय का रिसेप्शन शादी के 15 दिनों बाद का रखा गया था, क्योंकि वो दोनों शादी के अगले दिन ही हनीमून के लिए निकल गए थे। रिसेप्शन के 3 दिन बाद आदित्य और कनक की सगाई का मुहूर्त निकला था। रिसेप्शन और सगाई की तैयारियां मलिक मैंशन में ही चल रही थी। कनक के घर वाले रिसेप्शन के एक दिन बाद आने वाले थे। वैसे भी शेखर जी को छोड़कर किसी को भी उसकी सगाई से कोई खुशी नहीं थी। उस पर इतने बड़े घर से उसका रिश्ता जुड़ना कविता जी के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। कनक खिड़की के पास बैठी एकटक बाहर की ओर देखे जा रही थी। अंजलि उसके पास आकर बैठी तो कनक चौंक गई। क्या हुआ? कई दिनों से देख रही हूँ मैं, तुम कुछ परेशान सी हो। अंजलि ने कनक के चेहरे का उड़ा रंग देखकर कहा, पता नहीं यार, लेकिन दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, कनक ने उदास लफ्ज़ों में कहा। कनक की बातों को सुनकर अंजलि भी थोड़ी सोच में पड़ गई। बेटा, ये सगाई और शादी का टाइम ही ऐसा होता है, थोड़ी बहुत घबराहट हर लड़की को होती है, शीतल जी ने अंदर आते हुए कहा। उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। वैसे भी तुझे तो खुशी के मारे झूमना चाहिए, तेरी सगाई उससे हो रही है।
इससे तो प्यार करती है। अंजलि ने यह कहकर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। दरअसल वो भूल गई थी कि शीतल जी वही हैं। शीतल जी ने दोनों के घबराए हुए चेहरे देखे तो बोली, डोंट वरी, मैं और भाभी दोनों जानते हैं कि कनक के दिल में आदि के लिए एक स्पेशल कॉर्नर है। कनक और अंजलि शॉक्ड रह गई इस खुलासे से। अंजलि ने हैरानी से पूछा, लेकिन आप दोनों को कैसे पता चला इस बारे में? इनको जब आदि की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता चला, इन्होंने उन्हें पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए कितने एफर्ट्स किए। फिर जिस तरह से ये उनकी फ़िक्र करती हैं, हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो हो ही गया था। और तीज वाले दिन जब मैंने इनको बताया कि इनका व्रत आदि के हाथों खुलाए, ये सुनकर इनके चेहरे पर एक सुकून आ गया। उस दिन हमारी रही सही शंका भी दूर हो गई। बस तभी से हम दोनों ने इन्हें इस घर की बहू बनाने का सोच लिया था। आपने भाई के बारे में नहीं सोचा कि वो कनक को पसंद करते भी हैं या नहीं? अंजलि ने फिर से नया सवाल पूछ लिया। वो मुंह से चाहे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उनकी आंखों में कनक के लिए प्यार दिखता है। बात जब इनका ख्याल रखने की होती है, उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। आप लोग खुद ही देख लो, तीज वाले दिन जब कनक बेहोश हुई थी या इंगेजमेंट वाले दिन सीढ़ियों से गिरने वाली थी, आदित्य ने हर बार आगे बढ़कर उनकी हेल्प की, वो भी सबके सामने, बिना अपनी रेपुटेशन का ख्याल किए। बच्चे चाहे लाख छुपाने की कोशिश करें, माँ को उनके दिल का हाल पता चल ही जाता है। शीतल जी की बात सुनकर कनक और अंजलि दोनों हल्का सा मुस्कुरा उठी। शीतल जी ने कहा, और भी कोई सवाल है आपके पास? दोनों ने इनकार में सर हिला दिया। तो उन्होंने हंसते हुए उन दोनों को गले लगा लिया। हालांकि कनक के दिल में अब भी उथल पुथल मची हुई थी। दिन बीतते गए। रिसेप्शन के एक दिन पहले वाली रात आदित्य घर पहुंचा। घर में जो भी मेहमान मौजूद थे वो सब सोने जा चुके थे। हॉल में घर के सभी बड़ों के अलावा सिर्फ मानसी बुआ ही थी। गाड़ी की आवाज़ कनक और अंजलि ने भी सुनी थी। अंजलि ने जल्दी से उठते हुए कहा, लगता है भाई आ गए, चल पूछते हैं उनसे कि मेरी दोस्त को शादी का वादा करके इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। ना कोई कॉल ना मैसेज। हम नहीं जाएंगे, कनक ने कहा। उसको बेहद घबराहट होने लगी थी, पर अंजलि कहाँ मानने वाली थी। वो कनक को खींचकर बाहर जाने लगी। अच्छा हुआ आप आ गए बेटे, जाइए जल्दी से फ्रेश होकर आइए, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनुराग जी ने आदित्य को देखते ही कहा, उससे पहले आप कुछ खा लो बेटा। दीपिका जी बोली तो आदित्य ने थके हुए लहजे में कहा, भूख नहीं है मोम। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? आदित्य का थका हुआ चेहरा देखकर अनुराग जी ने चिंतित होते हुए कहा। आदित्य ने कुछ कहना चाहा, तभी मानसी बुआ ने कहा, हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनते ही आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बुआ प्लीज़, अभी मुझे दादू से कुछ ज़रूरी बात करनी है, आदित्य ने कहा। लेकिन मानसी बुआ से रहा ही नहीं गया। उन्होंने कह ही दिया, आपकी सगाई की तारीख रिसेप्शन के 3 दिन बाद रखी गई है। बुआ इस बारे में बाद में बात करें, प्लीज़ थोड़ी देर शांत हो जाइए, आदित्य ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। तो अनुराग जी बोल पड़े, कहिए ऐसी कौन सी बात है जो आपकी सगाई की बात से भी ज़्यादा ज़रूरी है? आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं ये सगाई नहीं कर सकता। सब चौंक गए। कनक सुन हो गई। वो और अंजलि अभी सीढ़ियों तक पहुंचे थे जब उन्हें आदित्य का डिसीजन सुनाई पड़ा। अंजलि ने कनक को कसकर पकड़ लिया, वरना वो तो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं? अनुरोध जी ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा। दीपिका जी ने आदित्य का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मजाक मत करिए आदि, सगाई के कार्ड बट गए हैं। कनक के घर वाले परसों आने वाले हैं। मॉम, अभी सिर्फ कार्ड ही बटे हैं, सगाई हुई तो नहीं है ना। मैं ये सगाई नहीं कर सकता, आदित्य ने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन क्यों बेटे, ये सगाई तो आपसे पूछ कर ही तय हुई थी ना। फिर अब क्या हो गया? अनुराग जी बोले। राजेंद्र जी ने आदित्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बेटा कनक बहुत अच्छी लड़की है, आप प्लीज़ उनके साथ कुछ गलत मत करिएगा। चाचू, उसके साथ गलत तब होगा जब ये सगाई और शादी होगी। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। आदित्य ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, कहीं आप इसलिए तो इनकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि कनक अनाथ हैं? शीतल जी ने अंदाज़ा लगाते हुए पूछा। चाची, मुझे उनके अनाथ होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सोच इतनी गिरी हुई नहीं है, आदित्य ने झल्लाते हुए कहा। तो फिर क्या कमी है उनमें? दीपिका जी रुआसी आवाज़ में बोली। मॉम, उनमें कोई कमी नहीं है, बस हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। आदित्य ने उन्हें समझाने की कोशिश की। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वो आपको पसंद करती हैं और आप भी तो प्यार करते हैं कनक से। हमने देखा है आपकी आंखों में उनके लिए जज्बात को। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। कह दीजिए हम गलत हैं और आप कनक से प्यार नहीं करते। दीपिका जी ने आदित्य को अपनी तरफ मोड़कर कहा। आदित्य ने उनकी तरफ देखकर सधे हुए लफ्ज़ों में कहा, नहीं, मैंने नहीं किया उनसे प्यार, ना अभी ना पहले कभी। सब चुप हो गए। आदित्य के वो चंद लफ्ज़ कनक को कांटों की तरह चुभे थे। सबका ध्यान आदित्य के चेहरे की कठोरता पर था।
किसी ने भी उसके कांपते हाथों पर गौर नहीं किया। उसने खुद को हिम्मत देने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर जोर से खींच ली थी, लेकिन उनका कांपना फिर भी कम नहीं था। इस रिश्ते के लिए तो आपने ही हाँ की थी। अब आपके ऐसे अचानक से इनकार कर देने से आपको अंदाज़ा भी है कनक पर क्या असर पड़ सकता है। शीतल जी ने एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उन्हें कनक का उस दिन का डर याद आ गया था। आपको बताना होगा कि आखिर आपके इनकार की वजह क्या है। अनुराग जी गंभीरता से बोले। आदित्य कुछ कहता उससे पहले सबके कानों में एक आवाज़ पड़ी, क्योंकि आदि मुझसे प्यार करता है। सबके साथ साथ आदित्य ने भी हैरानी से उस दिशा में देखा। आरोही हॉल के बगल वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। आरोही के हर शब्द ने कनक के दिल पर खंजर चलाने का काम किया था। ये सच नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आदि ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? दीपिका जी ने दृढ़ता से कहा। उन्हें आरोही की बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था, क्योंकि आंटी आदि आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आप सब बहुत खुश थे कनक को इस घर की बहू बनाने को लेकर, इसलिए आदित्य चाहकर भी इनकार नहीं कर पाया। आरोही ने फिर मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कनक इस समय बहुत तकलीफ में थी। खुद को संभालने के लिए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी, फिर भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहकर उसके दर्द की चुगली कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ है भी तो भी अब आदित्य को ये सगाई करनी ही पड़ेगी। अनिरुद्ध जी ने तेज आवाज में कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा डैड। आदित्य के इन शब्दों पर अनिरुद्ध जी का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने आदित्य को एक थप्पड़ मार दिया। सब सन रह गए। कनक का दिल और भी ज्यादा तड़प उठा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अनिरुद्ध, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं समझाती हूँ ना इनको। दीपिका जी रोते हुए बोली। किसी को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सगाई होकर रहेगी, चाहे इनकी मर्जी से हो या मर्जी के बिना। अनिरुद्ध जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। टू बी कंटिन्यूड।